हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट आ जाता है, फर्स्ट ईयर तो पास कर लेते हैं लेकिन जब सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं तब उनका जो कोर्स रहता है BAM, तो उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करने चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर दोस्तों आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, आप अच्छे नंबर ले भी आए उस सब्जेक्ट के अंदर, है ना। मार्कशीट कभी देखे तो प्राउड फील करे कि मेरे पास ऐसे भी सब्जेक्ट रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इग्नू के अंदर जो पहले पुराने कोर्स चलते थे उसके अंदर BA वाले कोर्स स्पेशली तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते थे, है ना। सेलेक्ट करने के लिए हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ऐसे सब्जेक्ट रहते थे। लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद में दोस्तों स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए दिया गया, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तरह तरह के सब्जेक्ट है उनका नॉलेज होना चाहिए। तो पहले BAG कोर्स होता था, ये BA इन जनरल, है ना, सामान्य सब्जेक्ट होते थे। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, यानी कि दोस्तों आपके पास में ये चॉइसेस रहेंगी कि आप साइकोलॉजी के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे, हेल्थ से रिलेटेड, है ना, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड भी ले सकते हैं, हाइड्रोलॉजी, है ना, जल विज्ञान से संबंधित। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, हिंदी सीख सकते हैं आप, हिंदी कविता वगैरह है ना, मैं समझाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस भी और अच्छे सीख सकते हैं आप, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कितने बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे सेकेंड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों कि जैसे कि सेकेंड ईयर के अंदर जो आपका BAM कोर्स है, BAM जो कोर्स है ना, तो उसके अंदर जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो कौन से सब्जेक्ट अपने को लेने चाहिए, तो 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब साइबर कैफ़े वाले भाई के पास जाएं तो 5 बातें ना दिमाग के अंदर लेके जाना उनके पास में। एक तो ऐसे सब्जेक्ट आपको लेने हैं दोस्तों जिनमें कुछ फ्यूचर का स्कोप भी हो, रेलेवेंस हो आज के टाइम पे, है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जो कि आपको ग्रोथ में काम करेंगे, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, है ना। पहले के टाइम के नहीं सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ करके काम चला लेंगे दोस्तों, वो तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपको कुछ 2-4 सब्जेक्ट ऐसे लेने चाहिए जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधरे, आपको कुछ अलग सीखने के लिए, यूनिक सीखने के लिए मिले, जैसे कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है ना, पब्लिक हेल्थ है, टूरिज़्म है, पर्यटन विज्ञान के बारे में सीख सकते हैं आप, राइट। स्पेनिश लैंग्वेज का भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों कितने शानदार सब्जेक्ट है वो इग्नू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला फ्यूचर स्कोप और रेलेवेंस इसका क्या है, इसका क्या प्रासंगिकता आज के टाइम पे, इस कोर्स की अगर मैं लूँगा तो इस सब्जेक्ट को, तो आने वाले टाइम पे ये मेरा किस तरह से हेल्प कर सकता, ग्रोथ कर सकता, क्या मैं कुछ नई चीज़ें सीख पाऊँगी या पाऊँगा, ठीक है। ये फ्यूचर स्कोप देख लेना। और दूसरा इंटरेस्ट और पैसन भी होना चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मैंने मान लो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये सब्जेक्ट जैसे कि E-कॉमर्स सेलेक्ट किया मैंने सेकेंड ईयर के अंदर, BCOS 184 इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा, E-कॉमर्स। तो इसके अंदर मैं क्या सीखूंगा, इसके अंदर मैं सीखूंगा साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सुरक्षा, है ना, पेमेंट कितने तरह के होते हैं ऑनलाइन, और E-कॉमर्स क्या होता है, कितनी तरह की सर्विसेज होती हैं। 3 घंटे का आपका पेपर लगता है, 100 नंबर का पेपर आएगा। E-कॉमर्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आजकल ये फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, ठीक है, अमेज़न कंपनी है, तो E-कॉमर्स का ज़माना है भाई आजकल, है ना। आजकल दोस्तों किराना पर जा कर के जो अपन सामान खरीदते थे तो उससे अलग होकर ऑनलाइन वगैरह परचेज कर रहे हैं अपन सामान, E-कॉमर्स के बारे में पूरा सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी ले लिया, तो मैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जान पाऊँगा, क्या संक्रामक गैर संक्रामक रोग होते हैं, और सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रही है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ऐसे ही दोस्तों आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहता है एक इंसान, है ना, किसी के भी चेहरे पे आप उदासी देख सकते हैं। तो मैनेजिंग स्ट्रेस ये सब्जेक्ट लेकर के अपना डेवलपमेंट अपन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, अपना वेलबींग में काम आएगा, अपने व्यक्तिगत कल्याण में काम आएगा। BPCS 186 कितने शानदार सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही दोस्तों BNS 183 लेते हैं, टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी, तो टूरिज़्म के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लो भविष्य के अंदर आपको मान लो गाइड वाइड बनने का कोई सपना हुआ ना, तो दोस्तों पहले से ही आपकी नींव मजबूत होगी, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं अपने को। तो पहला फ्यूचर स्कोप देख लेना कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो क्या मेरी हेल्प करेगा इन फ्यूचर, ये मैं कुछ अच्छा सीख पाऊँगा इससे। दूसरा आपका इंटरेस्ट और पैसन भी होना चाहिए, है ना, मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति आपका जुनून होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बोरिंग सब्जेक्ट ले लिया आपने, बोरियत भरा। तीसरा स्ट्रेंथ और वीकनेस, जैसे कि दोस्तों
कुछ इंग्लिश के भी सब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे कि काफ़ी लोगों की इंग्लिश है वो काफ़ी वीक रहती है, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। देखो इंग्लिश से जितना दूर भागेंगे अपनों, इंग्लिश है उतना ही डराएगी। तो एक और मौका है दोस्तों, अगर आपने लाइफ में कभी इंग्लिश पर इतना ध्यान नहीं दिया है, आप अपनी इंग्लिश अच्छी बना सकते हो, क्योंकि 1 साल का इग्नू है, टाइम देता है, 1 साल बाद में तो लेता है पेपर। जैसे कि मान लो ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट बताता हूँ मैं, BEGS 183। देखो राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, इसके अंदर दोस्तों आपको मतलब कैसे इंग्लिश के अंदर लिखना होता है, कौन कौन से टेक्निक होती हैं, और पढ़ने के इंग्लिश जब भी पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, नॉवल हो, है ना, या स्टोरी हो, कैसे रीड की जाती है। इसके अंदर क्रिटिकल रीडिंग हम पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग हम पढ़ते हैं, स्कीमिंग टेक्निक पढ़ते हैं पढ़ने की। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे कैसे कमांड हासिल कर पाएँ वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी कमजोरियां और अपने ताकत पर भी मतलब थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्या मैं उसको मजबूत करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल घबराए ना, टेंशन मत करें। और इसी चैनल पे दोस्तों, अपना जो चैनल है इस पे काफ़ी सारे इंग्लिश के सब्जेक्ट है मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख सकते हैं आप सीख सकते हैं, अपने IQ को बढ़ा सकते हैं विद द टाइम, है ना। चौथा है दोस्तों, क्या ये सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट में हेल्प करेंगे। अब जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हो ना, तो मान लो इन फ्यूचर आपको इसी सब्जेक्ट में कोई सर्टिफिकेट लेना हो, है ना, तो क्या ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है यार। जैसे कि मान लो ये है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, BCOS 186। इसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स के बारे में सीखते हैं। मान लो इन फ्यूचर में आपको कोई डिप्लोमा करना हुआ BA के बाद में, है ना, 6 महीने के 1 साल के भी हो सकते हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, आप जानते हैं कि दोस्तों मार्केटिंग सेल्स का जो काम है उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा नौकरी वगैरह भी मिलता है मार्केट के अंदर। लोग मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करते भी है काफ़ी लोग। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ कोर्स करना हो इन फ्यूचर में, जो कि आपको पर्सनल ग्रोथ को और आपका जो सर्वाइवल है यानी कि आजीविका है उसको इंश्योर कर सकते हैं, यानी कि नौकरी लगने में कहीं पे कोई प्राइवेट कंपनी हो गई उसमें मदद आपकी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं, आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जो कि आपको इन फ्यूचर में काम आएंगे, है ना, हायर एजुकेशन में काम आ सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो करेंगे उसके अंदर भी काम आ सकते हैं। पांचवी बात ध्यान में रखनी है, क्या इस सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, कोई पढ़ाने वाला है इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट का कितना कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है, और ये बुक्स क्या अवेलेबल है इसकी। तो दोस्तों इग्नू तो बुक देता ही है, लेकिन आप ये देखें कि कोई गाइड इस किताब की मिल जाए कि नहीं मिलेगी। अब जैसे कि इग्नू की किताब है दोस्तों, उसको पढ़ाने के लिए तो देखो अच्छा टीचर ही चाहिए, लेकिन मतलब कुछ ऐसी गाइड वगैरह मिल जाती है एग्ज़ाम से पहले भी दोस्तों। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें अपने को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाए, है ना। बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स वगैरह आती हैं। तो यूट्यूब पर भी दोस्तों मैंने तो काफ़ी 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए इग्नू के। तो क्या इस सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है। अगर मान लो यूनिवर्सिटी के टीचर आपको पढ़ा नहीं पाते हैं, कॉलेज के टीचर किसी भी कारणवश से, तो दोस्तों क्या इसका टीचर और इसके कंटेंट अवेलेबल है, क्या इसके नोट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। उस हिसाब से भी दोस्तों आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट मत ले लेना जिसका कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो, नोट्स वगैरह नहीं मिले, आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर बैक लग जाएगी, है ना, फेल हो जाएंगे अपन। तो दोस्तों 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप BAM यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लेंगे, है ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर BAM कोर्स में सेकेंड ईयर में। तो पहला फ्यूचर स्कोप और रेलेवेंस, यानी कि इन फ्यूचर में कितना काम आने वाला है ये। दूसरा इंटरेस्ट और पैसन, आपका रुचि और जुनून कितना है इस सब्जेक्ट के प्रति, कितना लगाव है, अटैचमेंट है। तीसरा स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानेंगे दोस्तों। अगर मान लो वीकनेस भी है तो उसको आप स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट पहले से ही मजबूत है, जैसे कि इंग्लिश आपकी बहुत मजबूत है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप एक और इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लो, है ना, उस पर और ज़्यादा कमांड हासिल हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों आज की जो टाइम है ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो पूरी दुनिया है दोस्तों, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इंग्लिश अगर बहुत अच्छे से आती है तो दोस्तों अपन अच्छी जगह पे काम हमारा लग सकता है, नौकरी लग सकती है बढ़िया जगह पे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अगर आपको बोलना अच्छे से आती है, लिखना अच्छे से आती है, तो दोस्तों आप लेटर वगैरह लिख पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। और कॉरपोरेट हाउस में जो बड़ी बड़ी ये नहीं होती कंपनियां वगैरह को, गुड़गांव में जैसे कि बेंगलुरु में, पुणे में, यहाँ पे जब जाएंगे तो इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे, तो आपको नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा ध्यान में रखना, क्या है सब्जेक्ट मुझे हेल्प करेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट में
और हायर एजुकेशन में जैसे कि बीए के बाद में भी अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये सब्जेक्ट आपकी मदद करेंगे। पांचवा बात ध्यान में रखनी है, क्या इस टीचर के क्या इस सब्जेक्ट के टीचर और नोट्स कंटेंट ये अवेलेबल है यूट्यूब पे और मार्केट में, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। ईयरफोन लगा के आपको सुनना है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कोई एक स्टूडेंट है, मान लो उसके पास में 11th और 12th में ये सब्जेक्ट रहे थे, ठीक है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था और फिजिकल एजुकेशन। मान लो 11th और 12th में आपके ये सब्जेक्ट थे, सपोज दैट, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो ये सब्जेक्ट थे 11th और 12th में। अब दोस्तों जैसे ही उसने इग्नू में BAM नामक कोर्स में अपना इनरोल करवाया खुद को, और उसके पास में ये सब्जेक्ट आ गए। कितने बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे कि BHDC 131 है, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। तो ये कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, ये कुछ सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं। उसके अंदर आप मतलब सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, चॉइस नहीं होती आपके पास में, है ना, वो लेने ही पड़ते हो, कंपलसरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो BHDC BPSC 101 भी है इनके पास में, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांतों की समझ, जिसके अंदर अपन मार्क्सवाद, उदारवाद, है ना, गांधीवाद, ये सब पढ़ते हैं अपन। BSKG 178 में अपन एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। BHIC 131 में अपन प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री। और BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन जानते हो ना क्या होती है। तो ये तो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे भाई। BEV इन्वायरमेंट का था, और BHDC 132 ये मध्यकालीन हिंदी कविता थी, यानी कि इसके अंदर सूरदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताएं आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, ये सारे आपके पेपर थे, ठीक है। ये तो आपने पास कर लिया। अब देखिए सेकेंडरी में जब आते हैं, तो जब भी फॉर्म भरते हैं तो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि BPSC 102, है ना, BHIC 132, और इसके अलावा BHDC 133, BPSC 105, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं, कि आपके मनपसंद जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, मतलब इनके अंदर भी एक दो सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे आपको, है ना। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली इत्मीनान से देखते जाओ। तो जैसे कि BPSC 102 में आप क्या पढ़ेंगे, तो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अंदर दोस्तों आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, 6 क्रेडिट का है ना। तो इसके अंदर संविधान के बारे में पढ़ते हैं अपन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट और फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, ये सब पढ़ते हैं BPSC 102 में। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। एग्जाम से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर मैं लेके ही आ जाता हूँ, और PYQ भी मैं सोल्व करवा देता हूँ, आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर लगे हैं। तो आपको कनेक्ट हो जाना इस चैनल से, आप देख सकते हो किस तरह की वीडियोस हैं वो इस चैनल पे आती हैं, ठीक है। BHIC 132, तो इसके अंदर दोस्तों हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे 300 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में, यानी कि राजा हर्षवर्धन के टाइम से लेकर के गुप्त काल, है ना, और सातवाहन काल के बारे में, और जो चोल वंश था, पल्लव वंश था, पांडे वंश था, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो एग्रारियन इकोनॉमी, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर BHIC 132 में। तो ये बढ़िया शानदार सब्जेक्ट है भाई। 100 नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे, 3 घंटे का आपको पेपर लगेगा इसमें, और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए होंगे BPSC 102 में और 132 में। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में 2 और सब्जेक्ट रहेंगे, है ना, सेकेंड ईयर के अंदर, ऑप्शनल मतलब कंपलसरी है BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता, 6 क्रेडिट का। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, आधुनिक हिंदी कविता के अंदर, तो मतलब 1850 के बाद में जो कविताएं वगैरह लिखी गई वो आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो कविताएं लिखी हैं वो आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की कविताएं। BPSC 105 में दोस्तों आप तुलनात्मक सरकार और राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, कि अमेरिका की जो संसद, पार्लियामेंट, वो कैसे काम करती है, भारत की पार्लियामेंट कैसे काम करती है, ऐसे कंपैरिजन आप करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यार कंपैरिजन करने से बेटर आउटकम्स, बेहतर परिणाम निकलते हैं, कि उस देश में कौन सी शासन व्यवस्था, कौन सा रिजाइम है। जैसे किसी देश में डेमोक्रेसी हो सकती है, किसी देश में ये लिबरल डेमोक्रेसी हो सकती है, और चीन और कंबोडिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में जो कम्युनिज्म है वो आइडियोलॉजी हो सकती है। इस तरह से आप पढ़ते, तुलना करते हैं, मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो ये तो थे भाई 4 सब्जेक्ट, है ना। जिस तरह से आपके पास में ये फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट थे ना, BHDC 131, BPSC 101, देख सकते हो इनके पास में हिंदी के सब्जेक्ट भी हैं, और राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का भी है BPSC 101,
और इतिहास का भी इनके पास में BHIC 131। उसी हिसाब से दोस्तों इनको 4 सब्जेक्ट मिल गए कंपलसरी, है ना। ये तो इनको लेना ही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, एग्जांपल जैसे कि किसी स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किया था कि सर मेरे पास में ये सब्जेक्ट थे, तो आप मुझे बताएं कि मैं सेकंड ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलो कुछ अच्छे बढ़िया सब्जेक्ट देखते हैं जो कि आप पसंद कर सकते हो, अपने पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो इनको। जैसे कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देता जाऊँगा। देखो, पहला है ONR2, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। शानदार सब्जेक्ट है दोस्तों, 50 नंबर का ये पेपर है। ध्यान रखना, जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे मिलता है टाइम, और पास होने के लिए 18 या 18 नंबर चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं इसके अंदर, यानी कि इस सब्जेक्ट को जब लोगे ना आप, तो दोस्तों इसके अंदर आप रेनफॉल यानी कि बरसात के वर्षा के बारे में पढ़ोगे, रन ऑफ अपवाह जल के बारे में पढ़ोगे, जो कि बारिश के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी बहता है ज़मीन पे, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे काम करता है, और पानी को बचाने की तकनीकें, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, ये सब पढ़ेंगे ONR2 में। तो वो शानदार सब्जेक्ट है दोस्तों। BCOS 184 ई कॉमर्स 4 क्रेडिट का है। इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि 3 घंटे का पेपर लगेगा BCOS 184 वाला, और 100 नंबर का पेपर आएगा। ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट, ये सब आप पढ़ते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब कैसे काम करती है, अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किस तरह से आप सर्विसेज को बेटर बनाते हैं, ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे आप। आगे है दोस्तों BSLS 183 एलिमेंट्री स्पेनिश। दोस्तों ये वाला जो पेपर है ना, ये 90 मिनट का लगता है, 50 नंबर का होता है ये। तो इसके अंदर तो स्पेनिश लैंग्वेज ही आएगी दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी। ध्यान रखना, क्योंकि स्पेन की भाषा है स्पेनिश, तो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर लिया जाएगा। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पेनिश भाषा सीखने में तो वो ले सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने स्पेनिश कभी नहीं पढ़ाई है। हाँ, मेरी सीखने की ज़रूर इच्छा है, मैं आने वाले टाइम पर इसकी ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगा, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी हाल फिलहाल के लिए अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं है एलिमेंट्री स्पेनिश यानी कि प्रारंभिक स्पेनिश भाषा पर कोई वीडियो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेनिश नहीं आता मुझे अभी। BANS 184 सब्जेक्ट लेंगे दोस्तों। इसके अंदर आप पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। जैसे कि कोरोना जो फैला था वो महामारी था अपने आप में, तो कोरोना किस तरह से फैला, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। 50 नंबर का ये पेपर आता है ना, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे BNS 184 में। इसके अलावा BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी, 50 नंबर का पेपर। इस देखो, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, यानी कि टीचर को, मतलब अगर स्कूलों के अंदर टीचर को अगर साइकोलॉजी सिखाया जाए तो स्कूल का माहौल अच्छा हो सकता है, बच्चों का कल्याण, वेलफेयर हो सकता है। क्योंकि बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं, टीचर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे स्कूल के अंदर अगर वहाँ पर विद्यालय के अंदर साइकोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट लागू की जाएगी। इस तरह से चीज़ें पढ़ते हैं आप। BPCS 186 दोस्तों, इसके तो मैंने सारे ही चैप्टर हैं वो नोट्स के रूप में अपलोड किए मैं यूट्यूब पे, अब इसी चैनल पे। मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी कि अपने तनाव को प्रबंधित करना, BPCS 186 50 नंबर का ही पेपर है, 2 घंटे मिलेगा आपको। तनाव क्या होता है, तनाव किन वजह से होता है, तनाव के स्रोत क्या है ना, तनाव के मॉडल क्या होते हैं, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, वो सब BPCS 186 के अंदर पढ़ेंगे। तो आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, आसान सब्जेक्ट है ना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। मैंने बहुत सारे इसके वीडियो बना रखे, उससे हेल्प आपको ज़रूर मिलेगा और आप बटे में बटे ला सकते हो। BSOS 184 टेक्निक्स ऑफ एथनोग्राफी फिल्म मेकिंग। दोस्तों ये सब्जेक्ट क्या होता है, एथनोग्राफी मतलब नरवंश विज्ञान, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं। देखो, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान में एक रिसर्च मेथड होता है, शोध करने का एक तरीका होता है। किसी भी समाज के, कम्युनिटी की अगर कल्चर जानना, अपने को जानना है, उनके रीति रिवाज, उनका विश्वास, उनके मूल्य, कस्टम्स, बिलीफ वगैरह जाना है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या करेंगे अपन, फिल्म मेकिंग का काम करेंगे। यानी कि वहाँ पर फोटो वगैरह खींच सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, ताकि हम वहाँ के जनजातीय जीवन यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी की लाइफ है वो जान सकें। इस तरह से कुछ सवाल आता है। 50 नंबर का ये पेपर होता है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर ये आता है। BSOS 184, लेकिन थोड़ा सा टफ है दोस्तों, क्योंकि इसके सवाल हैं वो थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं। इसकी वीडियो ज़रूर देख लेना आप, है ना, अपने चैनल पर मिल जाएगी, टाइप करना ऑफ बीट स्टडी BSOS 184, आपको मिल जाएगा पेपर। PYQ उसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, देख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, और शानदार सब्जेक्ट हमारे पास में BANS 183 टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर पर्यटन के बारे में आप पढ़ते हैं कि टूरिज्म कितने तरह का होता है। जैसे कि धार्मिक पर्यटन होता है, कुछ लोग हैं वो सऊदी अरब में जाते हैं हज की यात्रा करने, कुछ लोग वैष्णो माता मंदिर जाते हैं, है ना, हिंदू वगैरह। और पर्यटन कितने टाइप के होते हैं, और पर्यटक और
पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, टूरिज्म के कारण इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इस पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं BNS 183 पे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे, 50 नंबर का ही पेपर है। आगे है दोस्तों BPCS 183 इमोशनल इंटेलिजेंस, 4 क्रेडिट का है, 50 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों इंसान के पास में काफ़ी सारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जैसे कि इंसान कभी हंस जाता है, कभी रो जाता है, कभी वो सरप्राइज हो जाता है। तो बढ़िया सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके अंदर सवाल कैसे आते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो एक तो IQ होता है, IQ यानी कि सामान्य बुद्धि, एक होता है EQ। EQ या EI एक ही बात है। तो जिसके पास में EI होगा यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, सांवेगिक बुद्धि बोलते हैं इसको, या भावनात्मक बुद्धि, तो वो इंसान सफलता जरूर पाएगा। इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं इसके अंदर, बढ़िया सब्जेक्ट है और पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सेफ सब्जेक्ट है दोस्तों, आराम से सेफ गेम खेल सकते हो आप। BPCS 185 दोस्तों ये भी सेम टू सेम सब्जेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा ही, डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है, सांवेगिक क्षमता इसको कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास में इमोशनल कॉम्पिटेंस है तो दोस्तों आप समाज में अच्छे रिश्ते बना पाएंगे, आप दूसरों के इमोशंस को और खुद की इमोशंस यानी कि भावनाओं को समझ पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे। तो सेम टू सेम है भाई, BPCS 183 और 185 कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना सा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि BPCS 183 में मॉडल पढ़ते हैं अपन, जैसे कि बार ओन मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, बार ओन मॉडल, और भी है 2-3 मॉडल, तो वो थोड़ा सा अंतर मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लेना। BHDS 183 ये दोस्तों हिंदी में ही लगेगा पेपर, ये 100 नंबर का आता है। अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। प्रविधि का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, यानी कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि इंग्लिश का पन्ना आपके सामने रखा हुआ है, उसको हिंदी में आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, अनुवाद क्या होता है, अनुवाद किन किन क्षेत्रों में किस तरह से किया जाता है, अनुवाद का क्या महत्व है, इस तरह के कुछ सवाल आते हैं। बढ़िया, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो देख लेना, इसमें भी हो जाओगे पास, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखना होगा। लेकिन आगे चलते BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। दोस्तों ये शानदार सब्जेक्ट है, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हो आप, यानी कि एग्जाम के 10-15 दिन पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कंपोजिशन लिखना आना चाहिए आपको, लेटर राइटिंग यानी कि फॉर्मल लेटर, और जो इनफॉर्मल लेटर लिखा करते थे ना अपन प्रिंसिपल को और घर वालों को, वैसे ही कुछ सवाल आते हैं इसके अंदर, है ना। तो बढ़िया सब्जेक्ट है, इसके वीडियो बनाई हुई है 3-4 मैंने, वो देख लेना, इसमें पास हो जाओगे। लेकिन मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है, एफर्ट चाहिए भाई BEGS 183 में, ऐसे नहीं होगे पास। BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इस कैटेगरी में दोस्तों, इस कैटेगरी में आपको सबसे टफ सब्जेक्ट ये पढ़ने वाला है BCOS 183। ध्यान देना भाई, सबसे टफ सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके बारे में बताना होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, .NET इनका पता होना चाहिए, और थोड़े बहुत आपको बीकॉम के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, जैसे कि तरह तरह के जो एनालिसिस रेशियो होते हैं, है ना, करंट रिजर्व रेशियो, ये सब क्या होता है। तो BCom के कंसेप्ट प्लस कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बढ़िया सब्जेक्ट है दोस्तों, और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। 100 नंबर का पेपर आएगा और सबसे टफ सब्जेक्ट है इस कैटेगरी के अंदर, तो ध्यान से लेना इस सब्जेक्ट को। अगर लेते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, अलग से और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। BCHS 183 लेबोरेटरी मैनेजमेंट स्किल्स और बोर्ड, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, तो 50 नंबर का, ये 2 घंटे का लगता है। मतलब BCHS में हम क्या पढ़ते हैं कि लेबोरेटरी में इसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि फिजिक्स की लेबोरेटरी हो रही है, केमिस्ट्री की है, बॉटनी की है, जूलॉजी की है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं वो एक लैब में ध्यान रखी जाती हैं, ताकि आउटकम्स हैं, परिणाम हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकल अपना दे पाएँ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, सामानों को किस तरह से मैनेज किया जाए, है ना, ये सब BCHS 183 के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा BTTS 183 ये भी टफ सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि दोस्तों एक मशीन है वो किस तरह से ट्रांसलेट करती है। अगर आप जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, उसको कोई कमांड देते हो तो किस तरह से वो चीज़ें समझती हैं। तो इसमें अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग स्कॉलर्स के मॉडल हैं भाई, ये भी दूसरे नंबर पर आता है। देखो सबसे ज़्यादा टफ है इस कैटेगरी स्टेबल के अंदर, एक तो BCOS 183 और एक ये BTTS 183, इन दोनों सब्जेक्टों को ध्यान से लेना। अगर लेते हो तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सीरियस लेना पड़ेगा चीज़ों को। आगे है दोस्तों एक शानदार सब्जेक्ट, जो कि मैंने 5-6 इसकी वीडियो अभी बनाई थी, आपके दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम लगे थे, लाइफ स्किल्स, 4 क्रेडिट का पेपर लगता है। लाइफ स्किल्स में क्या पूछा जाता है कि एक तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सरकार है वो महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं वो लेके आ रही है ना। तो जीवन के अंदर मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें चीज़ें आती हैं, BSSS 183 के अंदर देख लेना। इसके अलावा ये भी 50 नंबर का पेपर है, BSSS 183, यानी कि जीवन कौशल जानकारियाँ, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए
कौन सी बातें हैं वो पता रहनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत बातें हैं, है ना। और समाज के अंदर जो डेप्राइव्ड पर्सनस हैं उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, दलित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके अलावा BHIC 183 ट्रेडिशंस एंड परसेप्शन ऑफ क्राफ्ट इन भारत। देखो क्राफ्ट क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, यानी कि शिल्प के बारे में जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर। परसेप्शन क्या, नज़रिया। तो जैसे कि प्राचीन भारत के अंदर शिल्प के कितने तरह के प्रकार थे और शिल्पकार कितने तरह के होते थे। कोई चीज़ बनाना, जैसे कि कोई बर्तन बना रहा था, कोई मूर्तियाँ वगैरह बना रहा था, वो क्राफ्ट वगैरह पढ़ते हैं। बंगाल के अंदर और उत्तर भारत के अंदर किस जो क्राफ्ट थे वो कितने टाइप के होते थे। और फेमस जो शिल्पकार थे जो क्राफ्ट करने का काम करते थे, उनके लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। BHIC 183 ये वाला जो पेपर 50 नंबर का आएगा, इसमें भी थोड़ा बहुत एफर्ट चाहिए। तो ये वाली टेबल जब भी आपके सामने आए फॉर्म भरते टाइम, तो एक तो इसमें ये वाला सब्जेक्ट BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर कर लिया तो मेहनत करना पड़ेगा, पहले ही मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा है BTTS 183, इसके भी काफ़ी कम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं। मैंने भी अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है मशीन ट्रांसलेशन पे, लेकिन मैं बना दूंगा, है ना। अगर ले भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों अपन PYQ भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देख लेंगे। एक 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा मशीन ट्रांसलेशन के लिए, अगर ले लिया है तो। बाकी और भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइफ स्किल्स है, इसमें मतलब MCQ सवाल आते हैं, मतलब जैसे इन्वायरमेंट के आते थे ना, ABCD, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते थे आपके। OMR सीट मिलेगी लाइफ स्किल्स वाले पेपर के अंदर। BTTS 183 की बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं दोस्त, कुछ एक और टेबल देख लेते हैं, शायद ये 2 टेबल हो रहा है ना, 2 टेबल हो रहा है, फटाफट से देखते हैं। BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स 204 क्रेडिट का रहेगा, यानी कि किस तरह से आप बात करते हैं। और 100 नंबर का पेपर आएगा भाई, 3 घंटे का आपको टाइम इसके अंदर मिलने वाला है। तो इसका भी जो मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपको इंग्लिश पर थोड़े बहुत कमांड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको स्पेलिंग्स वगैरह याद करनी पड़ेगी, आपको टेंस याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना। लेटर वगैरह, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आता है इसके अंदर BEGAE 182 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों BUDAE 182 स्टडी ऑफ उर्दू प्रोग्रेसिव पोइट्री, यानी कि जो उर्दू में जितने भी जो कवि हुए थे, उन्होंने जितने भी रचनाएँ रची हैं वो इसके अंदर आती हैं। ये उर्दू के अंदर ही लगता है पेपर, और उर्दू के अंदर ही आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। 100 नंबर का पेपर आएगा BUDAE 182। तो जिसको उर्दू का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो ना ही लेना इस सब्जेक्ट को। जिसके पास में उर्दू है वो शौक से ले सकता है दोस्तों, शानदार सब्जेक्ट है। आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो कविताएँ हैं, पोएम्स हैं, पोइट्री, वो पढ़ने के लिए मिलेगी। BUDAE 182। एक और सब्जेक्ट है दोस्तों BSKE 182। अगर आपको चाणक्य नीति पढ़ना पसंद है, पंचतंत्र में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको इस तरह का संस्कृत साहित्य अगर पढ़ना अच्छा लगता है, कालिदास के जो महाकाव्य हैं, है ना, जो ग्रेट एपिक उन्होंने लिखे थे कालिदासा ने, तो वो संस्कृत साहित्य में पढ़ेंगे। 100 नंबर का पेपर आएगा, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। आगे है दोस्तों हिंदी भाषा और संप्रेषण। संप्रेषण होता है मतलब आप अपनी बात को सामने वाले तक अच्छे से पहुंचा पाते हैं, और कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया आपसे पूछ सकता है, संप्रेषण के तत्व आपसे पूछ सकता है, और संप्रेषण का महत्व, ये सब सवाल आते हैं BHDAE 182। तो अपने चैनल पे इसकी भी वीडियो पड़ी है 4-5, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे BHDAE 182 के हिंदी भाषा और संप्रेषण, और उनका सॉल्यूशन कैसे लिखना होता आंसर। और मैंने गेस्ट पेपर की वीडियो भी बनाई है, तो देख लेना, अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये लास्ट लिस्ट रहेगी आपके सामने। देखो बढ़िया इसके अंदर सब्जेक्ट है भाई BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। 100 नंबर का पेपर आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, कर रहे हैं ना आप, यानी कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सरकार आपको हेल्प देगी, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ये कुछ भारत सरकार की स्कीम्स वगैरह हैं। तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, सरकार किस तरह से हेल्प करती है जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको, तो ये सब आप पढ़ेंगे। बढ़िया सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट भी आपको सोच समझ के लेना, क्योंकि इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। कम से कम 15-20 सवाल है, अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक ये पेपर नहीं निकलने वाला है भाई एंटरप्रेन्योरशिप का BCOS 185, क्योंकि सवाल हैं वो थोड़े कठिन आते हैं, टफ आते हैं, लेकिन सीखा जा सकता है। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है, अपने आप में पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो तभी तो BAM कोर्स ये बनाया गया। पहले BAG था, उनके पास में इतना ज़्यादा कोर्स सब्जेक्ट नहीं थे,
इसलिए दोस्तों BAM कोर्स में आपको मतलब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। आपको हर तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी, मार्केटिंग, सेल्स, कंप्यूटर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सब चीज़ें, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। BCOS 186 दोस्तों पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, तो 100 नंबर का पेपर आता है इसका भी। तो इसके अंदर मार्केटिंग, सेल्स के बारे में बताया जाता है, कितने तरह के तरीके होते हैं और किस तरह से मार्केट में रह करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। BECS 184 डाटा एनालिसिस सबसे टफ सब्जेक्ट है भाई, इस कैटेगरी का सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप 10वीं में पढ़ते थे ना, जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी निकालते थे, है ना, बारंबारता निकालते थे, 10वीं में पढ़ते थे ना, बहुलक वगैरह, तो वो डेटा एनालिसिस, इसके अंदर प्राइमरी डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। और मैथमेटिक्स वाला सवाल है, गणित जिसको आती है ना, 10वीं की जो गणित जिसका कमांड था, बारंबारता वगैरह, बहुल उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं ना, तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं इसके अंदर, गणित के कॉन्सेप्ट वो लगेंगे डेटा एनालिसिस में। ये सब्जेक्ट ध्यान से लेना आपको, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत कम पड़ा है, बहुत कम लोगों ने इसको समझाया हुआ है। आप देख लेना, भले ही मैंने भी नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसको, डेटा एनालिसिस को, BECS 184। तो सबसे टफ सब्जेक्ट है इस कैटेगरी का। अगर लेते हो तो दोस्तों आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, हार्डवर्क करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। BPAS 184 लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये तो बहुत शानदार है। जैसे कि दोस्तों कोई चीज़ अमेरिका से चली और भारत में वो आई, किस तरह से उसका लोडिंग अनलोडिंग होगा, और मतलब ये इस बात पर फोकस करता है कि अब जैसे कि मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न पे, तो मेरा ऑर्डर है वो पहले तो रिसीव होगा, फिर सेलर है वो सामान पैक करके घर भेज देगा, तो अंतिम रूप से जब मेरे पास सामान पहुंचेगा, तो ये जो प्रक्रिया होती है यही पूछी जाती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, है ना। लॉजिस्टिक यानी कि सामानों की आवाजाही से संबंधित बढ़िया सब्जेक्ट है। 50 नंबर का, ये पास आराम से हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत आता है, शब्द मिलते नहीं हैं लिखने के लिए, लेकिन कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव है। BHDS 184 रेडियो लेखन, तो 50 नंबर का पेपर है रेडियो लेखन का भी, 2 घंटे मिलेंगे। रेडियो लेखन का मतलब यहाँ पर जो अपन रेडियो से सुनकर अनेक लाभ प्राप्त करते हैं रेडियो से, रेडियो आजकल तो काफ़ी कम लोग इसको यूज़ करते हैं रेडियो लेखन, लेकिन बढ़िया सब्जेक्ट है। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कि रेडियो पर जो भाषा बोली जाती है वो सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो को कोई भी आम नागरिक सुनता है, रिक्शा वाला भी सुन रहा है, ठीक है, मजदूर भी सुन रहा है, पढ़ा लिखा इंसान भी रेडियो सुनता है। तो रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए, रेडियो लेखन का क्या महत्व है, इस तरह के कुछ सवाल आते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये था एक एनालिसिस कैसे सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं इन सब्जेक्ट के, अगर आपको समझ में आते हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट का कोड है ना, वो गूगल पे टाइप कर दो और उसके सामने लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो PYQ देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मैं इसको सोल्व कर पाऊँगी। जैसे कि आपने मान लो ये लिखा है ना, डेटा एनालिसिस BECS 184 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको मान लो समझ में नहीं आ रहा तो मत लो भाई, ऐसा रिस्क मत लेना आप। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं मेहनत कर सकती हूँ उसमें, मैं सीख सकती हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा तो ले लेना, है ना, क्योंकि मेहनत करने वाले की ही जीत होगी। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। BHIS 132 में मैंने आपको बताया था भाई, गुप्त काल, चोल काल, पल्लव काल, अरब आक्रमण, अरबों का आक्रमण हुआ था भारत में, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 732 ईस्वी में किया था राजा दाहिर पे अटक। तो मैंने पढ़ा है भाई ये सब, शैववाद, शाक्तवाद क्या है, 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी के बीच में कृषि व्यवस्था कैसी थी भारत में, तो 3 घंटे का पेपर लगता है। ये तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है भाई सेकेंड ईयर में BAM कोर्स में। इसके अलावा BHDC 133 में आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत की कविताएं वगैरह पढ़ते हैं आप, 100 नंबर का पेपर आता है। इसके अलावा BPSC 105, ये मैंने बताया था, तुलनात्मक राजनीति और सरकार, यानी कि कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो BPSC 105 में कैसे सवाल आते हैं कि भाई चीन की जो साम्यवादी व्यवस्था वो कैसी है, और भारत की जो संसदीय व्यवस्था, अमेरिका में जो संसदीय व्यवस्था है उसकी तुलना करें, ये सब सवाल इसके अंदर आते हैं। BPSC 105 के अंदर कंपैरिजन पूछा जाता है पॉलिटिक्स का। आगे चलते हैं BPSC 102 में, ये बताया हुआ भाई भारत में संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, BPSC 102 में ये पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड फंक्शंस, और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है BPSC 102 में। तो ये था भाई मेरी तरफ से एनालिसिस। आई होप आपको समझा पाया हूँ। कैसा लगा भाई ये वीडियो ज़रूर मेरे को बताना है। और OBIT स्टडी ये आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं,
ग्रुप से, और इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी है IGANKITRJ, IG अंकित RJ। गुड लक दोस्तों, और ध्यान से सेलेक्ट करना चीज़ें मैंने जो समझाया है ना। इस वीडियो को एक दो बार और देख लो ना, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।